तो नमस्कार, आदाब, गुड इवनिंग। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है और उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज भी कई डेवलपमेंट्स उसी पुलवामा अटैक को लेकर, लेकिन मैं आगे की चीज़ बताऊं आज, चूँकि थोड़ी सी जो मैं आपको बताऊंगा वो थोड़ा सीरियस भी है। लेकिन उससे पहले एक जस्ट मैं भी यहाँ पे आ रहा था, उससे 5 मिनट पहले तक मैं पाकिस्तान के जो न्यूज़ चैनल हैं उनको भी फॉलो कर रहा था। तो जियो न्यूज़ देख रहा था लगातार। उसकी वजह ये थी कि आज वहाँ पे पाकिस्तान कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग थी, मतलब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जो उनकी है, उनकी मीटिंग थी, जिसमें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान उस मीटिंग को चेयर कर रहे थे। और उस कौमी सलामती मीटिंग में, मतलब नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग में जो कुछ रेजोल्यूशन पास हुए, जो कुछ ऐलान किया गया, वो कुछ चीज़ें थी। एक, पाकिस्तान ने ये कहा कि पुलवामा के हमले में पाकिस्तान किसी भी तरीके से इसमें शामिल नहीं है। दूसरा, पाकिस्तान ने ये कहा कि ये जो कश्मीर में जो कुछ हो रहा है ये उसका नतीजा है। तीसरा, पाकिस्तान जो नेशनल उनकी सिक्योरिटी कमेटी, उन्होंने ये कहा कि हम पाकिस्तान की ज़मीन का किसी भी टेररिस्ट को इस्तेमाल करने नहीं देंगे। चौथा, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है वो खुद टेररिज्म का बहुत बड़ा शिकार रहा है। और इसके अलावा दो तीन चीज़ें, हाँ, एक ये भी कहा कि अगर हिंदुस्तान हमला करता है तो पाकिस्तानी फ़ौज को पूरी छूट दी गई है कि वो भी इसका जवाब दें। तो ये सारी चीज़ें जो है ऐलान किया गया। अब इस ऐलान में जो सारी बातें कही गई, हाँ, एक और भी अहम फैसला वो था कि जो जमातुद दावा है, हाफिज़ सईद लश्कर का जो सरगना है, उसके जितने ऑर्गेनाइजेशन हैं उन सबको बैन करने का फैसला लिया गया। तो ये वाली जो है कि उनको बैन करना, ये एक मेरी नज़र में थोड़ी सी इम्पोर्टेंट खबर है। हालांकि ये बैन करना एक तरह से आई वॉश भी हो सकता है, क्योंकि लश्कर के कई ऐसे संगठन हैं जो पिछले 10-15 साल में अलग अलग उनको बैन किया गया और वो दूसरे नाम से फिर सामने आ जाता है। जैसे जमातुद दावा, पहले ये लश्कर और वो सब जब बैन हुआ तब जमातुद दावा के नाम से एक नया संगठन शुरू हुआ था, अब उसको भी बैन किया गया है। तो ये दबाव का असर है, इंटरनेशनल दबाव, भारत का दबाव, जिसकी वजह से बैन किया गया। हालांकि हाफिज़ सईद जो है मतलब ग्लोबली टेररिस्ट डिक्लेयर है, $10 लाख का उसके सर पे इनाम है, लेकिन पाकिस्तान में है, ऑर्गेनाइजेशन चलाता है, भड़काता है, टेररिस्ट तैयार करता है, टेररिस्ट कैंप चलाता है। तो उसको पकड़ने की बजाय सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन पे बैन करना ये काफ़ी नहीं है। दूसरा, अगर पाकिस्तान को लगता है कि वाकई उसकी सरजमीन जो है उस पर आतंकवादियों का इस्तेमाल नहीं करने देंगे, तो फिर आपके सामने हैं लश्कर, जैश, हिजबुल। तो आप इन सब के जो नेता हैं, जो आका बने फिरते हैं, आप इनको उठाकर अरेस्ट करके आप अंदर जेल में डालिए, तब तो मानेंगे कि ईमानदार कोशिश है आपकी। लेकिन सिर्फ बोलना और फिर ये कहना कि पाकिस्तान जो नेशनल सिक्योरिटी की उसमें हुआ कि पुलवामा अटैक में किसी भी तरह शामिल नहीं है। एक तरफ इमरान खान कह रहे हैं, एक तरफ उसी पाकिस्तान के बहावलपुर से ऑडियो जारी करके मसूद अजहर जो जैश का सरगना है वो कहता है कि ये हमने किया है, पुलवामा का क्लेम कर रहा है। तो पाकिस्तान की ज़मीन पे बैठ के ही वो क्लेम कर रहा है, तो उसको आप नज़रअंदाज कैसे कर सकते हैं। तो वही है कि ये सारी पॉलिटिक्स और बाकी चीज़ें हैं। अगर सिंसियरली आप ईमानदारी से रिश्ता बेहतर करना चाहते हैं, ईमानदारी से आप पाकिस्तान को आगे ले जाना चाहते हैं, तो फिर टेररिज्म, आतंकवाद, खून खराबा और बातचीत ये एक साथ नहीं हो सकता। और पहले आपको अपने घर को देखना पड़ेगा। आप घर साफ़ कीजिए उन आतंकवादियों से, तो फिर दुनिया को यकीन होगा कि हाँ, वाकई आप ईमानदार हैं, आप सच में पाकिस्तान को आतंक मुक्त करना चाहते हैं। लेकिन सिर्फ ये बोली से और भाषा से नहीं होगी, आपको एक्शन लेकर दिखाना पड़ेगा। तो एक तो ये चीज़ थी। अब आते हैं आज की स्टोरी पर। पुलवामा पार्ट 2 की साजिश। जब से ये पुलवामा अटैक हुआ उसके बाद से जाहिर सी बात हमारी सारी खुफिया एजेंसियाँ सब कुछ लगी हुई हैं उन लोगों के पीछे, क्योंकि एक कहीं ना कहीं, जैसे मैंने उस दिन भी बताया था आपका, पुलवामा अटैक हमारी थोड़ी सी इंटेलिजेंस की फेलियर भी थी। क्योंकि जो अब्दुल रशीद गाजी था, इनका चीफ कमांडर जैश का, वो 9 दिसंबर 2018 को ही सरहद पार करके कश्मीर पहुंचा था और तब से पुलवामा में था। और ये खबर दिसंबर में ही सिक्योरिटी एजेंसी ने, इंटेलिजेंस ने सिक्योरिटी को एजेंसी को दे दी थी। लेकिन उसके बावजूद हम गाजी को पकड़ नहीं पाए, उसको ढूंढ नहीं पाए, और वो अपने काम में लगा रहा। जिसके लिए आया था उसने कर दिया, ट्रेनिंग दी, और डार के ज़रिए उसने सीआरपीएफ के काफिले पे कार बॉम्ब को टकरा दिया। तो कहीं ना कहीं हमारी फेलियर थी। तो लेकिन खैर, अब नाकामी से सबक लेकर आगे बढ़े हम। पुलवामा हमले के बाद भी ये लगातार नज़र थी कि कहाँ क्या हो रहा है।
इसी बीच में आजकल एक नया ट्रेंड है, चूँकि आप कम्युनिकेशन के बाकी ज़रिए जो है वो बंद हो जाते हैं, मुश्किल होता है कई जगहों पे, ख़ासतौर पर कश्मीर घाटी में। तो अब सोशल मीडिया भी एक बहुत बड़ा हथियार है, और सोशल मीडिया के ज़रिए आप अपने पैगाम, मैसेज कहीं भी पहुंचा सकते हैं, और वो भी खुफिया तरीके से। मतलब ऐसा लगेगा कि ये एक आम मैसेज है। जैसे अगर किसी ने ये लिखा कि शादी कब है, तो यही समझेंगे किसी की शादी हो रही है। अच्छा, तो उसको बच्चा का बुआ, या ड्राई फ्रूट लेते आना, या सेब, आजकल अच्छे हैं, सेब भिजवा देना, खिलौने ले आना बच्चों के लिए। तो अब ये जब बातचीत हो रही है, हम व्हाट्सएप या मैसेज या जिस तरीके से भी कर रहे हैं, तो आमतौर पे ये लगता है कि ये बातचीत है, लेकिन सोशल मीडिया में ही ये जो ऑर्गेनाइजेशन और टेररिस्ट ग्रुप हैं, ये इसका बड़ा दूसरा इस्तेमाल करते हैं। वो कोड वर्ड में अपनी सारी प्लानिंग, सारी चीज़ों का इसी तरीके से बात करते हैं। तो पुलवामा अटैक के बाद भी अपनी एजेंसी और जो सब लगे हुए थे, इंटेलिजेंस, और सारी तलाशी चल रही थी, और इन सब की वो भी चल रही थी, सारे सोशल मीडिया पे भी निगरानी थी। इसी दौरान में कुछ मैसेज लगातार बार बार आ रहे थे, और वो मैसेज अजीब से थे। एक जगह पे एक मैसेज आया जो उसमें ये था कि वहाँ पुलवामा का जिक्र नहीं है, लेकिन इस पूरे कोड को, जो कोड में ये बात हो रही है, उसको डिकोड किया गया, तब खुलासा हुआ था। वो मैसेज इस तरीके से चल रहा था कि अभी 200 खिलौने थे, लेकिन अब 500 खिलौने चाहिए, और अगली बार 500 खिलौना होना चाहिए। उसके साथ और भी कुछ बातें थी। तो जब इस मैसेज को डिकोड किया गया, तो पता चला कि इस मैसेज का मतलब ये था कि पुलवामा में जिस कार से ब्लास्ट किया गया था, बस को टकराकर, उस कार में 200 किलो आरडीएक्स थे। और अब ये लोग बात कर रहे हैं कि जो अगला हमला होगा वो 500 किलो उसमें आरडीएक्स होगा, क्योंकि वहाँ पे 200 खिलौने की बात है, यहाँ पे हो कि 500 खिलौने कम से कम अब चाहिए। तो इसके साथ और भी चीज़ें थी, जो बहुत सारी चीज़, हर चीज़ चूँकि पब्लिक डोमेन में भी नहीं लाई जाती है, लेकिन उन्होंने बाकी चीज़ें जब कोड को डिकोड करना शुरू किया, तो जो पूरी साजिश सामने आई वो ये थी कि जैश कश्मीर में पुलवामा के बाद उससे भी बड़े एक हमले की प्लानिंग कर रहा है, और वो भी ज़्यादा नहीं, बहुत जल्दी। और इसके लिए जो उसने मेन सारी तैयारी की थी, वो एक तो ये कि 500 कम से कम किलो आरडीएक्स। अब यहाँ पे सवाल है कितने आरडीएक्स क्या घाटी पहुँच चुके हैं कश्मीर में, या आएंगे, किस रास्ते से आएंगे, या कश्मीर में ही हैं तो कहाँ हैं। अब ये अपनी इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी पर्सनल के लिए भी इसे ढूंढना बहुत ज़रूरी है। तो प्लानिंग के तहत जैश का ये है कि पुलवामा ही जैसा अटैक करना है। मतलब एक तो ये कि गाड़ियों को निशाना बनाना है, और वो भी सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ियों को, जैसे पिछली बार सीआरपीएफ पे हुआ था, और कार को बॉम्ब बनाकर ले जाकर अटैक कर देना है। स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ये भी है कि इसके लिए एक स्कॉर्पियो गाड़ी का इंतज़ाम किया गया है। उस गाड़ी को बाकायदा सेना की गाड़ी की तरह रंगा जा रहा है, और वो गाड़ी ऐसी बनाई जा रही है कि लगे कि सेना की गाड़ी है। इसका मकसद ये है कि ताकि जब ये सड़क पर आए तो पुलिस या बाकी सिक्योरिटी एजेंसी थोड़ा धोखा खा जाए कि ये गाड़ी सेना की है, मिलिट्री की है, तो उसकी तलाशी ना हो, और वो उतनी देर में अपना काम कर जाए। तो इस गाड़ी का पूरा हुलिया सेना की गाड़ियों की तरह ही बनाया जा रहा है, और जो टेररिस्ट होंगे वो सेना की वर्दी में होंगे। और ख़ास तौर पर दो इलाके जो इनकी पूरी जो बातचीत डिकोड हुई है, पिछली बार पुलवामा था, इस बार एक चौकी बल है और एक तंगधार इलाका है। यहाँ पे जो सिक्योरिटी फोर्सेस और उनके जो कारवां या काफिला होगा, वहाँ निशाना बनाने की बात है। चौकी बल और तंगधार इलाका, और कॉन्वाय ही होगा, जो सेना का कॉन्वाय जाता है, जो काफिला जाता है, वो निशाना होगा। और ये भी है कि हमला बहुत जल्द होगा। तो ये सारी चीज़ें, जो ये साजिश थी, ये सोशल मीडिया के ज़रिए डिकोड किया गया, फिर बाकी कुछ इनपुट लिए गए, और उसके ज़रिए पुलिस जो है इस मामले तक पहुंची। अब सवाल ये है कि पुलिस, जाहिर सी बात है, इंटेलिजेंस एजेंसियाँ वहाँ पे लगी हुई हैं, लेकिन मेन ये है कि 500 किलो आरडीएक्स जो बात हो रही है खिलौने की, वो सचमुच में कश्मीर में पहुँच चुका है या पहुँचने वाला तो किस रूट से पहुँचने वाला, इन सारी चीज़ों की छानबीन चल रही है, और ये सबसे मुश्किल काम है। दूसरा, इस तरह की जो पूरी घाटी में गाड़ियाँ हैं, तो जैसे पिछली बार वो
गाड़ी का ही इस्तेमाल किया गया था, और इस बार भी स्कॉर्पियो की बात हो रही है। तो ऐसी गाड़ियों पे नज़र रखना, निगरानी रखना, और कहाँ कहाँ पे ऐसी किसी गाड़ी या तो वो किसी मैकेनिक सेंटर में है, या जहाँ जहाँ उसको अपग्रेड किया जा रहा है, जहाँ उसकी रंगाई पुताई हो रही है, उसका पूरा डेटा निकालना, हाल के वक्त में ऐसी कितनी गाड़ियों का को अपग्रेड किया गया, रंगा गया, बनाया गया, नए तरीके से बनाया गया, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा एक और जो ख़तरनाक इस पूरी चीज़ से जो इनपुट मिली अलर्ट के थ्रू, वो ये है कि करीब 5 से 6 जो आतंकवादी हैं वो गुरेज सेक्टर के पास, ये अपने एलओसी में ही है, गुरेज सेक्टर के पास एलओसी के उस पार बैठे हुए हैं, और मौके के इंतज़ार में है कि उन्हें जैसे ही ऑर्डर मिलता है उनके आकाओं का, वो सरहद पार करके कश्मीर में घुस जाएंगे, और इनको घुसाने के लिए पाकिस्तानी आर्मी इनकी हेल्प करेगी। अब यहाँ पे एक तरीका जो बेसिक होता है वही कि जब किसी को सरहद पार करके घुसपैठ कराना होता है तो जो आर्मी है वो उधर से खामखा गोलीबारी और ये सारी चीज़ें करनी शुरू कर देती है। उससे ये होता है कि आपकी जो दूसरी तरफ की फ़ौज है उसका ध्यान उस गोलीबारी और इन चीज़ों में चला जाता है, और इसी के दौरान में एक सेफ़ रूट होता है, एक सेफ पैसेज होता है, उससे आप आतंकवादियों की घुसपैठ करा देते हैं। तो ये 5-6 गुरेज सेक्टर के पास हैं, ये भी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है, और इंतज़ार कर रहे हैं बस ये दाखिल होने का, और पाकिस्तानी आर्मी जो है वो इनको इंडिया में दाखिल कराने की कोशिश कर रही है। अब ये सारी चीज़ें हो गई। इसी बीच में एक चीज़ और हुई कि जो पिछला हमला था पुलवामा में, उस आदिल जो डार था जो इस हमले में मारा गया फिदाइन अटैक में, उसको पूरे इस कार बॉम्ब को बनाने में, उसको ट्रेनिंग देने में जो मसूद अजहर का ख़ास गाजी, उसको भेजा गया था, जो अफ़गानिस्तान में भी काम कर चुका था तालिबान के साथ, और कहते हैं कि वही जो 9 दिसंबर को आया था और उसी ने पूरी ट्रेनिंग दी, मास्टरमाइंड वही था। और उसके बाद ये हमला होता है। लेकिन इस पुलवामा हमले के बाद 2-3 करीब 48 घंटे बाद ही उसी पुलवामा से करीब 14 किलोमीटर दूर एक घर में एक इनकाउंटर में ये गाजी मारा जाता है। ये मैंने आपको उस दिन भी बताया था और सारी जगह पे ये खबर आ ही चुकी है। तो अब सवाल ये हो गया कि गाजी की जगह कौन। तो अब एक नया थ्रेट आ गया, एक नया ख़तरा आ गया कि जैश ने गाजी की मौत, अच्छा ये हमेशा होता है, पहले जैश ने अपने भतीजे को भेजा, फिर भांजे को भेजा मसूद अजहर ने, और अलग अलग वक्त में वो अपने कमांडर भेजता रहता है। अब ये लेटेस्ट कमांडर मारा गया तो उसने गाजी को रिप्लेस करने के लिए एक नए कमांडर को तैनात किया है घाटी में। उसका नाम है अबू बकर एलियस अबू मुआज। ये एक सेम गाजी की तरह आईडी का एक्सपर्ट, बम बनाने में, कार बम बनाने में, ब्लास्ट करने में, और इसका काम यही है कि ये आके ट्रेनिंग दे, आकर ये सब कुछ करे और इन चीज़ों में मदद करे। तो अब ये भी अफ़गानिस्तान में ट्रेनिंग ले चुका है, और ये भी जो है अपने काम में काफ़ी, जो रिपोर्ट है वो इसके कार बम या ब्लास्ट में, इन सब चीज़ों में ये एक एक्सपर्ट है। तो एक नए कमांडर की नियुक्ति कर दी गई है गाजी की मौत के बाद, और वो अबू बकर अबू मुआज है, उर्फ अबू मुआज है। और कहते हैं कि ये जो अभी पुलवामा पार्ट 2 है, जो 2 जगहों की शिनाख्त की गई है हमले के लिए, चौकीबल और तंगधार, ये वहीं आसपास में है, ये भी एक रिपोर्ट है। तो इसका भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है और बाकी चीज़ें चल रही हैं। अब जब इसको कमांडर बनाया गया, बाकायदा जैश ने इसका ऐलान किया, तो इसकी कुंडली खंगाली गई। तो कुंडली खंगाली गई तो पता चला कि जो अबू बकर है वो ये भी पाकिस्तानी है, अफ़गानिस्तान में ट्रेनिंग लिया था इसने, सेम गाजी की तरह। ये 2018 में, लास्ट ईयर जुलाई में, जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है वहाँ से ये पार करके घाटी में ये अपने कश्मीर में घुसा है। और इसने इससे पहले पीओकी के ही बोई, मदारपुर, फगोश, देवलिया, इन जगहों के ट्रेनिंग कैंप में ट्रेनिंग भी दी है, और करीब 2 दर्जन और फिदाइन जो है उसको इसने ट्रेनिंग दी है, और पाकिस्तानी आर्मी ने भी इसको ट्रेनिंग दी है। तो ये पूरी तैयारी के साथ कमांडर बनाया गया और इसको घाटी में भेजा गया। तो अब 2 चीज़ें हैं, एक ये है कि पुलवामा की तरफ पे पार्ट 2 अटैक करने की कोशिश हो रही है, दूसरी ये कि 500 किलो आरडीएक्स की बात हो रही है जिसका कोड वर्ड खिलौना है, तीसरी ये कि गाजी की जगह पे अब इसको कमांडर बना दिया गया है और ये
घाटी में पहुंच चुका है। तो अपनी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, जाहिर सी बात है कि वो तो हमेशा 24 घंटे और 365 दिन वहाँ हाई अलर्ट ही रहता है। लेकिन अब और कोई शहीद ना हो, और किसी घर में मातम ना हो, और कहीं आंसू ना बहे, और देश छलनी ना हो, उसके लिए ज़रूरी है कि हमारी जो इंटेलिजेंस है, जो हमारे फोर्सेस हैं, वो इन लोगों का सुराग लगाएं और इन्हें वक्त से पहले, इससे पहले कि ये कुछ नया ज़ख्म दें, इन्हें रोकें, पकड़ें, मारें। यही दुआ है हम लोगों की। तो ये थी पूरी पार्ट 2। आज मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि आप लोगों से कुछ जो सवाल हैं वो फटाफट इससे जुड़े हुए या जो भी हैं मैं कोशिश करूँगा। हाँ ज्योतिष कुमार हैं, हाँ। वो बोल रहे हैं टेररिस्ट मसूद अजहर को इंडिया कैसे लाया जा सकता है इस सिचुएशन पे। देखिए, मसूद अजहर को कैसे लाया जा सकता है, ये बड़ा मुश्किल, मैंने इसका पहले भी बताया है कि ये एक मुश्किल सवाल इसलिए है कि इसके रास्ते बहुत सारे हैं, और लेकिन रास्ते बंद हो जाते हैं। पाकिस्तान हमें देगा नहीं, पाकिस्तान की तरफ से ऐसी नीयत नहीं रही। एक और प्रॉब्लम है, जैसे लश्कर का जो चीफ है हाफिज सईद, वो कम से कम उसको यूएन ने ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर कर रखा है और $10 मिलियन का इनामी भी है, लेकिन वो फिर भी नहीं आया, उसको पाकिस्तान ने नहीं भेजा। मसूद अजहर जो है, इसके जैश ए मोहम्मद को आतंकवादी संगठन करार दे रखा है यूएन ने। लेकिन हैरानी की बात देखिए कि जो संगठन आतंकवादी करार दिया है, उस संगठन का जो बॉस है उसको आतंकवादी करार नहीं दिया है। लास्ट 2016 में हम लोगों ने यूएन में फिर अपने पूरे सबूत दिए थे कि मसूद अजहर को आप टेररिस्ट डिक्लेयर करें, ग्लोबल टेररिस्ट, और इसमें कई कंट्री साथ थे, लेकिन उसमें चीन हमेशा अड़ंगे डाल देता है, और चीन कहता है कि इसमें जल्दबाजी किया है, उसके खिलाफ और सबूत, ये सबूत, वो सबूत। तो चीन की वजह से अभी तक हम नाकाम रहे हैं इसको, मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर कराने में। करा लें तो शायद हो सकता है कि और दबाव डाल के फिर मसूद अजहर कम से कम हमारे पास आ जाए। लेकिन जैश ए मोहम्मद तो टेररिस्ट है इंटरनेशनली और यूएन ने डिक्लेयर कर रखा है, लेकिन मसूद अजहर को टेररिस्ट, जबकि वो उसका चीफ है, तो ये मतलब हंसने की भी बात है। ये वैसे ही हो गया कि गुड़ खाते हैं और गुलगुल्ले से परहेज है, मतलब टेररिस्ट है जी ये ग्रुप, लेकिन उसका बॉस टेररिस्ट नहीं है। ये अजीब, ये हजम होने वाली बात नहीं है। तो वही है कि कैसे आएगा, पाकिस्तान देगा नहीं, या तो हम लोग खुद ही ऑपरेशन करें, उसको जाके पकड़ें, वहीं घुस के मारें, जैसे कई सीक्रेट सर्विसेज दुनिया भर में करती रहती हैं। तो यही एक रास्ता है। सर भानु सोनी जी हैं, वो बोल रहे हैं हम ये डिकोड क्यों ओपनली रिवील कर देते हैं कि हमें इतनी इंफॉर्मेशन है, इससे तो आतंकवादियों की हेल्प होगी। कई बार ऐसा होता है कि कोड डिकोड करना इसलिए भी ज़रूरी होता है कि हेल्प हो सकता है, आपकी बात हो, लेकिन इसमें डूज एंड डोंट्स होते हैं। तो जैसे ये बताया, एक छोटी सी चीज़ है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, इंपॉर्टेंट बातें होती हैं, इंपॉर्टेंट मैसेजेस होते हैं, वो कभी लीक नहीं होते, वो कभी मीडिया भी उसको लीक नहीं करेगी। लेकिन ये इस तरह के एक ये भी चीज़ है कि इससे एक दूसरा पहलू भी है कि अगर हमें ये जगह पता है, हमें ये पता है कि ऐसे नए कमांडर आ गया है और ये आरडीएक्स की खेप आ रही है, एक गाड़ी है उसको रखने की कोशिश हो रही है, तो ये बात जब लोकल और आम लोगों तक पहुंचती है तो वो थोड़े अलर्ट हो जाते हैं। और अगर सपोज कोई देख रहा है, किसी ने देखी कि किसी गाड़ी में ऐसा पेंट हो रहा है आर्मी के कलर का, तो फ़ौरन किसी को बताएगा, खबर करेगा। तो इससे एक फ़ायदा भी होता है कि आपकी फिर आँखें बढ़ती जाती है, सिर्फ इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी पर्सनल की तक नहीं रहती, आम लोग भी आपकी आंखें बन जाते हैं। तो उसका एक पॉजिटिव पहलू ये भी है। सर हारिस हसन जी बोल रहे हैं कि जब सुरक्षा एजेंसियों के पास पहले वाले पुलवामा हमले की जानकारी थी, उसके बाद भी कुछ नहीं हो पाया, तो इस बार हमले की जानकारी है, तो इस बार भी हमला का असर हो सकता है आपको लगता है? देखिए, ये इसमें फैक्ट है कि पुलवामा के बारे में ये अलर्ट था, गाजी के बारे में भी जानकारी थी, ये भी था कि कोई बड़ा हमला होगा, लेकिन बाद में वही कहा गया कि स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं थी कि कहाँ होगा, कैसे होगा, किस इलाके में होगा। तो इस वजह से मात खा गए। लेकिन इन्फॉर्मेशन कई बार ऐसी होती है कि वो बता तो देते हैं कि ऐसे 2 टेररिस्ट घुस आए, उनके पास हथियार है, लेकिन वो कब, कहाँ, कैसे मिलेंगे, कहाँ पे अटैक करेंगे, कहाँ हमला करेंगे, ये चीज़ें बड़ी मतलब स्पेसिफिक नहीं पता चल पाती। सर आनंद प्रकाश जी हम्म, बोल रहे हैं पाकिस्तानी आर्मी अगर साथ देती है तो हम्म। इस पे पाकिस्तान जनता एक्शन क्यों नहीं लेती है, वो भी तो कुछ कर सकते हैं इस आतंकवादी के खिलाफ। पाकिस्तानी जनता की, कल भी किसी ने सवाल किया था, मुझे लगता है सिर्फ एक चीज़ कर सकती है, जब इलेक्शन होता है तो वो वोट डाल के और उस वोट में ये तय कर दे कि भैया ये हमारी ये पॉलिसी है और ये जो चीज़ें करेंगी सरकार, हम वही करेंगे।
लेकिन फिर वही है कि पाकिस्तानी जनता वोट तो दे देती है, सरकार भी चुन लेती है। अब सरकार के पास पावर ही नहीं है, पावर सब सेना के पास है। सिविलियन और आर्मी में वहाँ फ़र्क है। आर्मी के खिलाफ वहाँ पे कोई बोलने की हिम्मत भी नहीं करता, तो फिर रास्ता क्या बचता। सर अजय सिंह जी बोल रहे हैं कि क्या इन टेररिस्टों का कश्मीर ही टारगेट है या पूरे देश के हिस्सों पे इनकी नजर है? अगर ऐसा है तो पूरा देश खतरे में है। कश्मीर जो टेररिस्ट हैं, जाहिर सी बात है कि सिर्फ कश्मीर में इस तरह की चीज़ें करते हैं, ऐसा पास्ट में भी हमने देखा नहीं है। कश्मीर में करना उनके लिए आसान होता है क्योंकि वो बॉर्डर क्रॉस करके आते हैं, करते हैं और बॉर्डर क्रॉस करके वापस भाग जाते हैं। लेकिन हिंदुस्तान के जितने बड़े शहर हैं, आप नाम लीजिए, मुंबई, दिल्ली, जयपुर, पुणे, हैदराबाद, वहाँ वहाँ सारे आतंकवादी घटनाएं हुई हैं। तो सिर्फ कश्मीर तक ये सीमित हैं ऐसा है नहीं। इनको जहाँ मौका जब मिलता है कोशिश यही करते हैं कि वो वहाँ वहाँ हिंदुस्तान में इस तरीके की चीज़ें करें। सर अडोल्फ हिटलर के नाम से अकाउंट है, ये बोल रहे हैं मसूद अजहर ये सब टेररिज्म पैसे के लिए करता है, कश्मीर के लिए या इस्लाम के लिए? देखिए, इसमें एक चीज़ तो मैं कहूँगा, इस्लाम के नाम पे टेररिज्म करता है तो वो सिर्फ बेवकूफ़ बनाता है, क्योंकि इस्लाम में टेररिज्म के लिए कोई जगह नहीं है। पैसे और नाम हो सकता है, और पाकिस्तान में तो एक फैशन है कि वहाँ जो भी कुछ करता है कश्मीर को बीच में ले आता है, तो उससे क्या होता है कि पैसे भी मिल जाते हैं और सरकार आर्मी की हमदर्दी भी मिल जाती है। उनको लगता है चलो 3-3 भारत से जंग करके हम तो जीत नहीं पाए, इन्हीं लोगों को आगे बढ़ाते हैं, ये कुछ कर दें, तो यही होता है। लेकिन एक चीज़ मैं एकदम 110% श्योर हूँ, इस्लाम के नाम पे ये सारी चीज़ें अगर वो करता है तो सिर्फ अपने जो फॉलोअर्स हैं, उसके वहाँ पे मानने वाले हैं, उन सबको बेवकूफ़ बना रहा है और कुछ नहीं कर रहा। एक बड़ी अच्छी किसी ने चीज़ कही थी, ये भी मैं पढ़ रहा था अभी, बल्कि इसका जो डार का वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, जब पुलवामा अटैक के बाद उसका एक वीडियो मैसेज जारी हुआ था, उसमें एक जगह पे एक लाइन उसने कहा था कि जब तुम लोग ये सब सुन रहे होगे, मुझे देख रहे होगे, तब मैं जन्नत में हूरों की मज़े ले रहा हूँगा। शायद इसी तरह की लाइन थी। इससे पहले मैंने कसाब का पूरा स्टेटमेंट पढ़ा और वो जो पूरी चार्जशीट थी उसको देखा, तो उसने भी ये कहा कि मुझे जो जिन लोगों ने ट्रेनिंग दी थी उन्होंने कहा था कि ऐसे काम करोगे तो उसके बाद तुम सिर्फ जन्नत में जाओगे, जन्नत में हूरें मिलेंगी और तुम्हारे फिर तो सब कुछ अच्छे अच्छे होंगे। यहाँ पे मेरा सिंपल सा एक छोटा सा सवाल उठता है कि कोई भी एक अच्छी चीज़, अगर मैं ये कहूँ कि हम 4 लोग हैं और ये दौड़ेंगे और जो पहले वहाँ पे पहुँचेगा उसको ये इनाम मिलेगा और इनाम बहुत अच्छा होगा, करोड़ों रुपए होंगे या कुछ और, तो मेरा मानना है कि सभी दौड़ेंगे जिन जिन को ये पता होगा, कोई पीछे नहीं रहना चाहेगा। तो अब जन्नत एक तो मिलना, ऊपर से हूरें मिलनी, जो चीज़ें सारी सिखाई जाती हैं, तो सिंपल सा मेरा क्वेश्चन ये कि जो चीज़ें ये दूसरों को कह रहा है कि तुम जाओ तुम्हें यही मिलेगा, वो बोलने वाला शख्स खुद क्यों इन चीज़ों से महरूम और वंचित रहना चाहता है? पहले तो सबसे उसी को भागना चाहिए कि यार इसको क्यों दे। या तो इंसान छोटी छोटी लालचों में ही हम लोग लड़ते झगड़ते रहते हैं, या इतनी बड़ी चीज़ मिल रही है तो मैं वो चीज़ दूसरे को क्यों दूँ, मैं खुद क्यों नहीं उसको ले लूँ, मुझे क्यों नहीं जन्नत चाहिए, मुझे क्यों नहीं हूरें चाहिए। तो मसूद अजहर या फिर जो आपका हाफिज़ सईद या फिर सैयद सलाउद्दीन, ये जो सारे आतंक की फैक्ट्री चला रहे हैं, जो इसके मालिक हैं, आका हैं, ये इन लड़कों को तो ये बातें कहते हैं। अरे तुम क्यों इन चीज़ों से दूर रहना चाहते हो? तुम्हें जन्नत तुम्हें नहीं चाहिए, तुम्हें हूर नहीं चाहिए। और अगर तुम ये सब अभी जो आप सवाल पूछा कि क्या इस्लाम के लिए कर रहे हैं, तो अगर वाकई ये इस्लाम के लिए कर रहे हैं तो इस्लाम के करने का आखिरी क्या है? कोई भी आदमी काम करता है, कोई एग्ज़ाम देता है, तो वो किसी फल के उम्मीद में करता है कि मुझे इसका सिला ये मिलेगा। तो अगर आप इस्लाम के लिए कर रहे हो तो इसका मतलब है कि मैं मान के चल रहा हूँ इस्लाम के लिए कर रहा हूँ, तो मुझे अल्टीमेट क्या है कि मुझे जन्नत मिलेगी, मुझे सारी वहाँ पे सुविधाएं मिलेंगी। तो फिर ये मौका दूसरों को क्यों दे रहे हो? आप खुद क्यों नहीं करते? आप खुद क्यों नहीं आके लड़ते? आप खुद क्यों नहीं मर जाते हो? ये जो 12, 14, 15 साल के लड़कों को आप जहर भर के दिमाग में भेजते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम्हें हूरें मिलेंगी, तुम्हें जन्नत मिलेगा, तो ये तो सीधा सीधी इतनी तो समझ आनी चाहिए कि ये बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, इसलिए कि ऐसी चीज़ खुद कौन छोड़ना चाहेगा। तो उसे भी पता है कि ऐसी कोई चीज़ें नहीं मिलनी है, ये सब गलत है, लेकिन आप भटकाते हैं, आप भड़काते हैं, आप जहर भरते हैं और इसीलिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं। सर लॉरेंस चरण जी पूछ रहे हैं, सर अबू बकर जो जैश का नया कमांडर है वो पाकिस्तान में है या कश्मीर में? इस कमांडर के बारे में मैंने बताया कि जुलाई से ही इसके बारे में खबर है कि ये लास्ट ईयर यहाँ पे घाटी में है, कश्मीर घाटी में है। लेकिन इससे पहले गाज़ी को चूँकि कमांडर बनाया गया था, गाज़ी मारा गया, तो ये वहीं था, लेकिन ये नंबर 2 था
अब इसको उसकी जगह पे कमांडर बना दिया गया। सर लक्ष्मी मूर्ति जी बोल रही हैं कि सर इस टाइम पे जो सिचुएशन है हमारे देश की बहुत सीरियस है, क्या इस तरह की लड़ाई आगे चल के थर्ड वर्ल्ड वॉर का रूप ले सकती है? नहीं लक्ष्मी जी, मुझे ऐसा नहीं लगता कि हम तीसरे युद्ध या थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा। हाँ, हालात जिस तरीके से ख़राब हो रहे हैं, क्योंकि पहले वॉर थोड़ा आसान हुआ करता था। अब जब से ये न्यूक्लियर वेपन कंट्रीज़ जो आ गए हैं, जब न्यूक्लियर बॉम्ब आ गए हैं जिस तरीके से, तो उससे एक थोड़ा सा ख़तरा ये हो जाता है कि अब वॉर का मतलब, एक ज़माने में पहले वॉर था कि हमारी तरफ से भी सिपाही, उनकी तरफ से भी सिपाही। पहले तलवारों से लोग लड़ लेते थे, फिर बंदूकों से लड़ाई होने लगी, फिर टैंक आए, गोला बारूद। अब तो ये कहते हैं कि असली लड़ाई जो है वो अब तो बॉर्डर की बजाय लोग बैठ के कंप्यूटर पे और उस पर करते हैं। उन्हें मालूम है कहाँ पे कौन सा बटन दबाना है, किस जगह पे मिसाइल गिराना है, वो सारा कुछ मतलब सारा टेक्नो वो हो चुका है। उस पर एक बहुत अच्छी किसी ने ये भी कही थी कि पहले जंग में आमतौर पे महिलाएं, मतलब जिसे जंग कहते हैं, कि महिलाएं बहुत कम शामिल होती थी। अब तो जंग ऐसी है कि इसमें सारी महिलाएं ही फ्रंट पे लड़ सकती, क्योंकि उनको बॉर्डर पे जाने की ज़रूरत नहीं है। वो तो बैठे बैठे कंप्यूटर पे ही कहाँ पे कौन सा फीड करना है, किस मिसाइल की कितनी दूरी है, कहाँ क्या करना है, वो सारी चीज़ें करके और आप जंग जीत जाएं। तो अब जंग खतरनाक इसलिए हो गया कि आपके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, एक से एक खतरनाक हथियार आ गए हैं, केमिकल बॉम्ब आ गए हैं, पता नहीं जिससे पुश्तों आपकी बीमार हो। तो ये सारी चीज़ें आप सोचना पड़ता है हर एक को जब कोई जंग के बारे में सोचता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप 2 साल से देखिए कि नॉर्थ कोरिया जब भी धमकाता था, भड़काता था, तो दुनिया की नज़र, ध्यान उसकी तरफ इसलिए गया। नॉर्थ कोरिया कोई ऐसी कंट्री नहीं है कि उससे कोई पूरी दुनिया को फ़र्क पड़े, लेकिन ये पता था कि इसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है और उसकी रीच जो है वो यूएस तक भी है, बाकी कंट्री में भी है। तो वो अगर उसका तानाशाह, उसका दिमाग ख़राब हो गया और उसने वाकई बटन प्रेस कर दिया तो बर्बादी होगी। तो इसलिए जंग पहले के मुकाबले आजकल थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अब मालूम है कि इसमें सिर्फ बॉर्डर पे आमने सामने की लड़ाई नहीं है, बल्कि बैठे बैठे आप हज़ारों मील दूर एक बॉम्ब गिरा देंगे और शहर का शहर तबाह हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी इस तरह से जंग करने की सोचेगा। शिवराज चौधरी जी पूछ रहे हैं, अलगाववादी नेता और हुर्रियत नेता किस विचारधारा के लोग होते हैं और सरकार इनको सुरक्षा क्यों देती? ये आपका सवाल अच्छा है कि सरकार क्यों सुरक्षा देती। कई गलतियां हम लोगों ने खुद की है। अलगाववादी और हुर्रियत एक्चुअली ये वो लोग हैं जो कायदे से सारी सुविधाएं लेते हैं हम लोगों से, इवन बाहर से भी चंदा लेते हैं, जितने इस्लामिक कंट्री हैं, और ये बल्कि वहाँ पे जाते हैं, डेलीगेशन लेकर भी जाते हैं, नुमाइंदगी करते हैं कश्मीर की, और फिर कश्मीर के ख़िलाफ़ ही जो लोग हैं उनको भी धोखा देते हैं, सरकार को भी धोखा देते हैं। और इन असल में इन लोगों की जो ज़्यादातर जो नीयत और खुलासा सामने आया, इनका मकसद होता है पैसे इकट्ठा करना चंदे के नाम पे, और उन पैसों से अपनी फैमिली, अपने बच्चों का भला करना है। जितने भी बड़े बड़े हुर्रियत और इनके नेता हैं, इनकी एक रिपोर्ट भी आई थी, इनका कोई भी बच्चा कश्मीर घाटी में बाकी बच्चों की तरह पढ़ाई नहीं कर रहा, वो सब विदेश में अच्छे अच्छे स्कूल, अच्छे अच्छे कॉलेजेस में हैं। तो कश्मीर के नाम पर, कश्मीर में शांति और अमन के नाम पर सिर्फ बेवकूफ़ बना रहे थे, और इसके लिए सरकार भी जिम्मेदार है, हमारी पुरानी सरकार भी बहुत जिम्मेदार है, जिन्होंने बढ़ावा दिया। भोलू जी पूछ रहे हैं कि चाइना हर बात में बीच में आती है जब पाकिस्तान की पैरवी करने की बात होती है, तो क्या चाइना पे इंटरनेशनली दबाव नहीं लाया जा सकता? कोशिश होती है चाइना के ऊपर दबाव लाने की। चाइना के साथ हमारे बीच में अभी रिश्ते भी अच्छे हुए, और मसूद अजहर और टेररिज्म को लेकर भी बात हुई। अभी पुलवामा अटैक के बाद चाइना ने इसकी बाकायदा निंदा भी की और ये भी कहा कि टेररिज्म बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन पता नहीं चाइना का लास्ट में फिर वही है कि पैसे और वो चीज़ें भी आ जाती हैं कि वो पाकिस्तान की तरफ ज़्यादा चला जाता है, और पाकिस्तान में चूँकि उसका इन्वेस्टमेंट बहुत है तो शायद उसका भी लालच है। तो इसलिए वो कभी भरोसे का हमारा दोस्त रहा नहीं जो हमारी मदद कर सके। सर एक शशांक जी हैं, बोल रहे हैं कि सर इनको पहले जिहाद की गलत डेफिनेशन पता थी, आपके लाइफ से इनकी वो गलतफहमी दूर हो गई। धन्यवाद। थैंक यू शशांक जी। और 9:30 बज गया, आज बहुत सारे काम और भी हैं, और मुझे सैटरडे को भी स्पेशल शोज़ बनाने हैं कुछ। एक हफ्ता हो गया आज पुलवामा को, आज थर्सडे है, मुझे याद है 14 फरवरी था, आज 21 फरवरी है, और इस वक्त उस दिन उथल पुथल था, और सभी लोगों के जाहिर सी बात है कि अफसोस और गम था। तो ऐसी चीज़ें ना हो, इसी दुआ के साथ कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, अच्छे रहिए, और 9 बजे हाजिर होता हूँ। थैंक यू।